जी नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्लास को कंटिन्यू रखते हुए आज हम एक बहुत ही बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है नेतृत्व यानी कि लीडरशिप, और इससे आपका जो है प्रत्येक साल सवाल आपको देखने को मिलता है। अगर आप 2024 का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो इसी टॉपिक से आपका 5 से 6 सवाल सीधा पूछ लिया गया था। डायरेक्ट जो है वो 5 से 6 सवाल था। 25 में आपका 3 सवाल यहाँ से देखने को मिला था। तो इस दृष्टिकोण से ये जो टॉपिक है वो आपका बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले वही नेतृत्व के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसके क्या सिद्धांत है, कितने टाइप्स में बांटे जाते हैं, कुछ इससे संबंधित प्रमुख कौशल के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो सभी चीज़ें आप अच्छे से समझते हुए चलिएगा ताकि एग्ज़ाम में कोई भी सवाल अगर आता है आपको इस टॉपिक से तो आप आराम से उसको कर पाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं इसके मीनिंग के बारे में, नेतृत्व के अर्थ के बारे में। देखिए, नेतृत्व यानी कि लीडरशिप, इसका सामान्य अर्थ है किसी समूह या संगठन को एक लक्ष्य यानी कि गोल की ओर प्रेरित करना और सही दिशा में ले जाना। किसी भी चीज़ के बारे में आप बात कर लीजिए, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में बात कर लीजिए या फिर राजनीतिक क्षेत्र में बात कर लीजिए। एक नेता क्या होता है कि कोई समूह का नेतृत्व करता है और उस समूह का कोई उद्देश्य होता है। जैसे कि मान लीजिए प्रोटेस्ट वाला केस में ही अगर आप ले लेते हैं, किसी चीज़ को लेकर अगर स्टूडेंट लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो उस प्रोटेस्ट का एक लीडर होता है, और वो लीडर क्या करता है, एक किसी खास उद्देश्य या किसी खास मकसद के लिए जो है उस पूरे ग्रुप को प्रेरित करेगा, मोटिवेट करेगा और उसको जो है एक सही डायरेक्शन में ले जाएगा। तो वही है आपका लीडरशिप, यानी कि वहाँ पे नेतृत्व की भावना जो है वो जागी है। एक स्टूडेंट्स को या फिर एक व्यक्ति को वहाँ पे लीडर चुना गया है। तो एक अच्छा नेता वह है जो दूसरों को प्रेरित करता है, उनके कौशल का सही उपयोग करता है और टीम को एक साथ जोड़कर काम करता है। चाहे आप पॉलिटिकल फील्ड में चले जाएं या फिर कोई जॉब फील्ड में चले जाएं, कंपनी वाला केस में देखें। कंपनी में भी क्या होता है, मैनेजर होता है, एक वहाँ पे ग्रुप लीडर होता है जो बाकी लोगों के साथ क्या करते हैं, जो वर्कर वहाँ के होते हैं, स्टाफ जो होते हैं, उनसे यहाँ पे डिसीजन करते हैं, उनसे काम करवाते हैं, उनका यहाँ पे नेतृत्व करते हैं। तो वो भी आपका यहाँ पे नेतृत्व के अंतर्गत आ जाएगा। एक अच्छा नेता वह है जो दूसरों को मोटिवेट करेगा, उनके कौशल का सही उपयोग करेगा और टीम को एक साथ जोड़कर काम करता है। ऐसे ही आप आगे चलकर जो भी आपका उद्देश्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो आसान भाषा में सभी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। द जनरल मीनिंग ऑफ लीडरशिप इज टू मोटिवेट एंड गाइड ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स ए गोल इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पे क्या करेगा, ग्रुप को मोटिवेट करेगा ताकि वो एक राइट डायरेक्शन में, सही दिशा में चले। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप समझें तो देखिए, महात्मा गांधी अहिंसा और सत्याग्रह जैसी शक्तिशाली आंदोलनों का नेतृत्व कर भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराया। तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के आंदोलन हुए और इन आंदोलनों का जो नेतृत्व है, जो लीडरशिप है, वो किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। दूसरा एग्जाम्पल अगर शिक्षा के फील्ड से देखें तो विद्यार्थियों को सही दिशा दिखाकर उनके भविष्य को उज्जवल बनाना। तो ये काम किसका होता है, शिक्षक का होता है, टीचर का होता है। तो यहाँ पे टीचर भी क्या कर रहे हैं कि लीडरशिप कर रहे हैं, यानी कि नेतृत्व कर रहे हैं, बच्चों का यहाँ पे नेतृत्व कर रहे हैं। इसके अलावा टीम लीडर के बारे में अगर बात किया जाए, किसी कंपनी को आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। किसी कंपनी में एक टीम लीडर अपने सदस्यों को मार्गदर्शन देकर प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा करवाता है। तो ये भी यहाँ पे भी नेतृत्व कहा जा सकता है, इसको भी नेतृत्व कहा जा सकता है। ओके, उम्मीद करते कि आपको इसका कॉन्सेप्ट यानी कि इसका जो परिभाषा है, डिफिनेशन है, मीनिंग जो है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसका जो टाइप है वो व्यक्तिगत आधार पे अगर देखा जाए तो 2 भागों में इसको बांटा जाता है, 2 टाइप में बांटा जाता है। औपचारिक नेतृत्व यानी कि फॉर्मल लीडरशिप, और दूसरा होता है अनौपचारिक नेतृत्व यानी कि इनफॉर्मल लीडरशिप। अब औपचारिक नेतृत्व क्या होता है, ऐसा नेतृत्व जो संगठन द्वारा अधिकार पूर्वक दिया जाता है, जहां नेता को पद और नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। यानी कि इसके ऊपर जो है कहें तो एक अथॉरिटी होता है, एक कानून होता है, एक नियम होता है, उसी के अकॉर्डिंग इसको काम करना पड़ता है इस प्रकार के नेतृत्व में व्यक्ति को। जैसे कि स्कूल का कोई प्रिंसिपल आप मान लीजिए, अब कोई स्कूल है, उसका जो प्रिंसिपल है
वो एक अधिकार उसको मिला है ना। उसको एक अधिकार मिला है कि वो पूरे स्कूल का नेतृत्व करे, पूरे स्कूल में जितने शिक्षक हैं, जितने छात्र हैं, सबका नेतृत्व करे। और उनको ये अधिकार प्राप्त हुआ है ऊपर से, उसके ऊपर जो भी कानून है, जो नियम है, जो अथॉरिटी काम करती है, उसके अकॉर्डिंग उनको जो है यहाँ पे एक अधिकार मिला है। वो स्वयं से तो प्रिंसिपल नहीं बने, उनको बनाया गया है। कंपनी का कोई सीईओ हो गया तो इनको बनाया जाता है और ये अपने पद और नियमों के अनुसार कार्य करते हैं। तो ये आपका औपचारिक नेतृत्व हो गया। अनौपचारिक क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है? तो यहाँ पे क्या होता है, यह समूह द्वारा नेता के अनुभव और ज्ञान के आधार पर स्वाभाविक रूप से स्वीकार किया जाता है। जैसे कि कक्षा का सबसे ज्ञानवान विद्यार्थी जो होते हैं उसको मॉनिटर हम लोग बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया कि आपस में जो है ज्ञान और अनुभव के आधार पे उसको बना दिया गया। जैसे कि नॉर्मल मान लीजिए कि किसी चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है, 100 बच्चा जो है प्रोटेस्ट कर रहा है, वहाँ पे अभी कोई भी लीडर नहीं है। तो वहाँ पे क्या होगा कि आगे चलकर किसी को लीडर बना दिया जाएगा, वैसा बच्चा को, वैसा स्टूडेंट्स को जिसके पास ज़्यादा ज्ञान होगा, जो अच्छे से अपने बात को रख पाता है, अच्छा भाषण दे पा रहा है, लोगों को मोटिवेट कर पा रहा है, उसको आगे चलकर ये लोग क्या करेगा, लीडर बना देगा, नेता बना देगा। अपना ग्रुप का जो है नेतृत्व करने के लिए उसको नेता बना देगा, लीडर बना देगा। तो यही आपका अनौपचारिक नेतृत्व, ठीक है। इसको कोई भी कानून या कोई भी नियम, पद वगैरह का जो है यहाँ पे उसके अनुसार काम नहीं करना पड़ता है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो एक फॉर्मल हो गया, एक इनफॉर्मल हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे है आपका नेतृत्व शैली के आधार पे। तो लीडरशिप स्टाइल के आधार पे लीडरशिप को जो है यहाँ पे 4 भागों में बांटा जाता है, 4 प्रकार इसका होता है। और ये जो टाइप है वो आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपका जो वो अक्सर सवाल पूछा जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सवाल आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। पहला जो नेतृत्व है वो है आपका अधिनायकवादी या निरंकुश, जिसको कहेंगे अधिनायकवादी या निरंकुश नेतृत्व। इसी को हम लोग ऑटोक्रेटिक या ऑथोरिटेरियन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ऑथोरिटेरियन के नाम से जाना जाएगा। या फिर इसी को हम लोग क्या कहेंगे, डायरेक्टिंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप, इसी को कहा जाता है। नाम याद रखिएगा। इंग्लिश में नाम आपको जो है, इंग्लिश में या फिर हिंदी में नाम जो है वो अलग अलग देखने को मिलता है। कहीं कहीं पे आपको ऑटोक्रेटिक देखने को मिल जाएगा, कहीं पे आपको ये ऑथोरिटेरियन देखने को मिल जाएगा, कहीं कहीं पे आपको डायरेक्टिंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप देखने को मिल जाएगा। तो सब कुछ आपका एक है, बस नाम अलग है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो निरंकुश नेतृत्व में क्या होता है कि नेता स्वयं निर्णय लेता है। नेता यहाँ पे स्वयं निर्णय लेगा। ये जनता का जो है, जो यहाँ पे ग्रुप में, समूह में जो लोग हैं, उनका यहाँ पे राय मशवरा नहीं करता है। ये खुद यहाँ पे स्वयं निर्णय लेता है। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो नॉर्थ कोरिया का देख लीजिए। जो यहाँ पे वहाँ का जो हेड है, जो मैन है, किम जोंग का नाम आपने सुना होगा। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपका ऑटोक्रेटिक चलता है, जिसको हम लोग एक तरह से कहते हैं तानाशाही। तो ये आपका वही टाइप का नेतृत्व है, तानाशाही टाइप का। निरंकुश है, अधिनायकवादी कह लीजिए या फिर तानाशाही कह लीजिए, इस टाइप का है कि जो भी लेगा वो राजा डिसीजन लेगा, खुद लेगा, उसको जो समझ में आएगा वो करेगा। वो ना तो किसी का राय मशवरा लेगा, ना किसी के ऑर्डर को फॉलो करेगा, ठीक है। ये आपका ऑटोक्रेटिक है। दूसरा है आपका कंसल्टेटिव। नाम से ही स्पष्ट है, परामर्शात्मक, यानी कि परामर्श यहाँ पे लिया जाता है। नेता सुझाव लेता है पर अंतिम निर्णय खुद करता है। यहाँ पे क्या करेगा कि नेता जो है अपने समूह से, जो भी व्यक्ति है उसके समूह में, ग्रुप में, उससे परामर्श तो लेगा, कंसल्ट तो करेगा, लेकिन लास्ट में जो डिसाइड है वो खुद करेगा। देखिए यहाँ पे ये क्या है, मान लीजिए लीडर है, ये सबसे यहाँ पे सजेशन मांग रहा है, सजेशन ले रहा है, लेकिन फाइनल जो डिसीजन है वो खुद करेगा। और यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि ऑर्डर चला रहा है, जिसको सबको फॉलो करेगा, ठीक है। तीसरा आपका है लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब पता होगा आपको कि ये पार्टिसिपेटिव टाइप का होता है, यानी कि इसमें दोनों का सहयोग होता है, सामूहिक निर्णय प्रक्रिया होती है। जैसे कि डेमोक्रेटिक कंट्री का आपने नाम सुना होगा। इसमें भी जैसे हमारा जो इंडिया है वो डेमोक्रेटिक है, यहाँ पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, दोनों का यहाँ पे सहयोग होता है, जनता यहाँ पे वोट करते हैं। तो इस दृष्टिकोण से भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, और इसको हम लोग पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप के नाम से भी जानते हैं।
तो ये सब नाम भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने सारा इंपॉर्टेंट नाम को मेंशन किया है, क्योंकि नाम के आधार पे आपको कन्फ्यूज किया जा सकता है। डेमोक्रेटिक कह लीजिए या पार्टिसिपेटिव कह लीजिए, दोनों आपका सेम है। इसके अलावा एक है स्वच्छंद, ठीक है, जिसको डेलीगेटिव के नाम से जाना जाता है या लेसेज फेयर के नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्या होगा कि जो लीडर होगा उसका जो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट जो होगा, जो यहाँ पे लीडर होगा उसका जो है इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो बहुत बहुत कम होता है। वो सारा काम किसको दे देगा? टीम को दे देगा, कि टीम अपने से जो वो सभी काम करे और हम बस उसके आगे जो वो खड़ा रहें, इस टाइप का। यानी कि सारा काम जो है वो टीम को दे दिया जाता है। कंप्लीट फ्रीडम टू द टीम, यानी कि टीम को कंप्लीट पूरा जो है वो आज़ादी दे दी जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप इसी को डेलीगेटिंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपने वैज्ञानिक वाला केस में देखा होगा कि जो वैज्ञानिक वगैरह होते हैं वो खुद सब कुछ, सरकार जो है वो वैज्ञानिक को छोड़ देते हैं कि आप लोग खुद जो है वो नई नई चीज़ों का इन्वेंशन कीजिए, खोज कीजिए। तो उस टाइप का यहाँ पे देखने को मिलेगा। आगे डिटेल में बात करेंगे और भी अच्छे से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। देखिए, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के बारे में अब डिटेल में समझते हैं। अधिनायकवादी यानी कि निरंकुश नेतृत्व, जिसको ऑटोक्रेटिक या फिर ऑथोरिटेरियन लीडरशिप के नाम से जाना जाता है। नेता सभी निर्णय स्वयं लेता है और अनुयायियों से सख्त आज्ञा पालन की अपेक्षा करता है। जो इनका यहाँ पे फॉलोवर्स हैं उनसे ये अपने आज्ञा का पालन करने की अपेक्षा करता है। यानी कि ये जो राजा है वो सबको ऑर्डर देगा और बोलेगा कि जैसा हम चाहेंगे वैसा आपको करना होगा। इसमें कठोर नियम होते हैं और क्रिएटिविटी का अभाव होता है। चूँकि क्रिएटिविटी का अभाव इसीलिए है क्योंकि राजा अपना ऑर्डर ये सभी के ऊपर थोप रहा है, जैसा ये बोलेगा वैसा इसको करना पड़ेगा। ये लोग खुद से कोई भी काम नहीं कर सकते, तो इसलिए क्रिएटिविटी का अभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। सिंपल में अगर आप देखें, सिंपल भाषा में, तो ये जो नेतृत्व है वो इस बात या फिर इस विचारधारा के ऊपर आधारित है कि मैं बॉस हूँ, यानी कि आई एम द बॉस। मैं जो कहूँगा वही सबको करना होगा, तो आई एम द बॉस इस विचारधारा के ऊपर ये आधारित होती है। इसी को हम लोग डायरेक्टिंग स्टाइल के नाम से जानते हैं। सेना में नेतृत्व एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो मिलिट्री में जो आपका लीडरशिप होता है वो आपका इसी टाइप का होता है, जहाँ त्वरित और बिना सवाल के आदेश का पालन आवश्यक होता है। जो वहाँ पे हेड होते हैं वो जैसा ऑर्डर आपको बोलेंगे वैसा एज इट इज आपको सेम टू सेम करना होगा, बिना कोई सवाल का, बिना कोई एक्शन का। ठीक है, आप ना तो उनको कोई सवाल पूछ सकते हैं, जो आपको ऊपर से ऑर्डर दिया जाएगा आपको फ़ौरन उसको फॉलो करना होगा। तो ये चीज़ आपका यहाँ पे हो गया, एक तरह से तानाशाही टाइप का समझ लीजिए, या निरंकुश या अधिनायकवादी। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा जो टाइप है वो है आपका परामर्श। तो इसमें क्या होता है कि परामर्श लिया जाता है। नेता जो है अधीनस्थों से सुझाव लेता है, लेकिन अंतिम जो निर्णय है, फाइनल जो डिसीजन है वो खुद करता है। अधीनस्थों को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता होती है, फ्रीडम होती है। नेता टीम की सुनता है लेकिन अंतिम फैसला बॉस का ही होता है, यानी कि अंतिम फैसला इसी का होगा। सबसे ये तो सजेशन लेगा लेकिन फिर इसको जो फाइनल डिसीजन ये खुद करेगा। कंपनी की टीम मीटिंग, जहां सभी आइडिया देते हैं पर मैनेजर तय करता है कि क्या करना है। सबसे आइडिया सभी से लिया जाता है लेकिन फाइनल जो डिसीजन होता है वो मैनेजर करता है। ओके, चलिए आगे है लोकतांत्रिक नेतृत्व, यानी कि डेमोक्रेटिक लीडरशिप, यानी कि दोनों का यहाँ पे इक्वल पार्टिसिपेट। देखिए, इसी को पार्टिसिपेटिव लीडरशिप के नाम से जाना जाएगा, डेमोक्रेटिक के नाम से जाना जाएगा, लोकतांत्रिक कह लीजिए या फिर सहभागी नेतृत्व के नाम से जाना जाएगा। यानी कि नाम इसका जो वो अनेक है। नेता अनुयायियों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करता है, यानी कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड करेगा, शामिल करेगा, इन्वॉल्व करेगा। यह शैली भागीदारी, सहयोग और पारदर्शिता को प्रोत्साहित करती है। यह जो नेतृत्व की शैली है वह भागीदारी, सहयोग और पारदर्शिता को प्रोत्साहित करेगी। ये सब टर्म याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जो किस विचारधारा के ऊपर आधारित है, तो हम मिलकर करेंगे, हम मिलकर करेंगे, इस सोच के ऊपर आधारित है। यानी कि हम सबको जो है मिलकर करेंगे, जहाँ सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं। जैसे कि शिक्षण संस्थाएं में आप देखिए, जहाँ प्रिंसिपल शिक्षकों के साथ मिलकर नीतियाँ बनाते हैं, या फिर हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है तो यहाँ पे जो नियम वगैरह जो बनाए जाते हैं, भले वो कानून बना हुआ है लेकिन यहाँ पे जो सरकार चुने जाते हैं वो जनता के सपोर्ट, जनता के अकॉर्डिंग चुने जाते हैं, जनता के वोट के माध्यम से चुने जाते हैं, मतदान के माध्यम से चुने जाते हैं।
ठीक है, तो ये आपका लोकतांत्रिक नेतृत्व हो गया। अब देखिए लोकतांत्रिक नेतृत्व के बारे में और कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए, जैसे कि इसके बारे में तो डिफिनेशन आपको समझ में आ गया कि इस शैली में नेता अपने समूह के सदस्यों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करता है। इसके कुछ मुख्य विशेषता के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सवाल देखने को मिलता है कभी कभी। तो मुख्य विशेषताएं में यहाँ पे क्या होता है कि सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं, ग्रुप डिसीजन मेकिंग, सभी सदस्य मिलकर निर्णय लेते हैं। रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है, तो यहाँ पे क्रिएटिविटी को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि दोनों का यहाँ पे इक्वल पार्टिसिपेट है, दोनों यहाँ पे जो प्रॉपर एक दूसरे की सहयोग कर रहे हैं। अलग अलग विचार आने से नए और इनोवेटिव आइडियाज़ विकसित होते हैं, मिलजुल के करेंगे तो क्रिएटिविटी बढ़ेगी। खुला संवाद होता है, ओपन कम्युनिकेशन, सभी को अपनी बात रखने का अवसर मिलता है। टीम भावना, टीम की भावना जागती है, सहयोग और विश्वास यहाँ पे बढ़ता है। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ग्रुप डिसीजन मेकिंग प्रमोट्स क्रिएटिविटी, ओपन कम्युनिकेशन, टीम स्पिरिट, तो ये सब याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं स्वच्छंद नेतृत्व, यानी कि लेसेज फेयर लीडरशिप कह लीजिए इसको, इसी को डेलीकेटिव लीडरशिप के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि नेता न्यूनतम हस्तक्षेप करेगा, यानी कि मिनिमम इंटरफेरेंस करेगा। नेता का यहाँ पे बहुत कम रोल होता है और सारा काम वो अपने जो अनुयायी है उसको फुल फ्रीडम दे देता है, कंप्लीट फ्रीडम दे देता है। यह तभी प्रभावी है जब अनुयायी अनुभवी और आत्मनिर्भर हो, यानी कि ये काम तो तभी ना देगा जब ये लोग खुद अनुभवी हो, आत्मनिर्भर हो, तभी ये काम देगा, इसको स्वतंत्र छोड़ेगा। आसान भाषा में समझाया जाए तो देखिए, नेता अपना काम टीम को सौंप देता है और उन्हें अपने तरीके से काम करने देता है। ठीक है, कंपनी को ही आप समझें, कंपनी की तरफ से अगर आप समझें तो कंपनी में क्या होता है कि जो यहाँ पे हेड होते हैं वो सारा काम टीम को सौंप देते हैं, टीम अपने अकॉर्डिंग जो उसको हैंडल कर लेता है। जैसे वैज्ञानिक वाला केस में अगर आप देखें तो जहाँ वैज्ञानिकों को उनके प्रयोग करने की पूरी स्वतंत्रता दी जाती है, ताकि वे लोग अपने जो यहाँ पे दिमाग का यूज करके नए नए चीज़ों को खोज करें, इनोवेटिव आइडियाज़ लगाएं, इनोवेशन करें। तो ये जो है यहाँ पे रिसर्च वर्क इसी के अंतर्गत आ जाएगा, जहाँ पे पूरा आज़ादी आपको दिया जाता है और जो नेता है, जो लीडर है, वो साइड में आपका रहता है। ठीक है, वो ऊपर से नज़र रखता है, बाकी सारा काम ये लोग खुल के अपना करते हैं। ठीक है, चलिए अब आवश्यक नेतृत्व कौशल है आपका एसेंशियल लीडरशिप स्किल है। तो यहाँ पे आपका टोटल 7 लीडरशिप स्किल है, 7 के बारे में याद रखिएगा। लीडरशिप स्किल, एक अच्छे नेता के पास कई महत्वपूर्ण नेतृत्व कौशल होते हैं जो संगठन के सफलता के लिए आवश्यक होते हैं। अगर कोई यहाँ पे लीडर बन रहा है, मुख्य नेता बन रहा है, ठीक है, किसी ग्रुप का यहाँ पे नेतृत्व करने वाला है, तो उसके पास ये सब कौशल होना चाहिए। जैसे कि विजन होना चाहिए, संगठन के भविष्य को स्पष्ट रूप से देखने की दूरदृष्टि। अगर कोई वो ग्रुप चला रहा है, कोई संगठन चला रहा है, तो उसको तरक्की करने के लिए, उसका भविष्य के लिए स्पष्ट रूप से उसके पास एक विजन होना चाहिए। इसके अलावा एम्पावरमेंट, यानी कि टीम को निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना, ये चीज़ उसके पास होना चाहिए, सशक्तिकरण। अंतर्ज्ञान आपके पास होना चाहिए, अनुभव के आधार पर त्वरित और सही निर्णय लेना, यानी कि मान लीजिए कोई इमरजेंसी हो गया तो आप जो इंस्टेंट अपना डिसीजन दे सकते हैं, अपने अनुभव के आधार पर त्वरित, क्विक एंड करेक्ट डिसीजन दे सकते हैं। कम्युनिकेशन आपके पास होना चाहिए, यानी कि स्पष्ट और प्रभावी रूप से अपनी बात रखने आना चाहिए। तो ये सब गुण जो है वो होना चाहिए। मोटिवेशन देना आना चाहिए, टीम को हमेशा उत्साहित और लक्ष्य केंद्रित रखना, ये गुण आपके पास होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग का क्षमता आपके पास होना चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता, सही समय पर प्रभावी फैसला लेना। इसके अलावा टीम वर्क, यानी कि सामूहिक प्रयासों को महत्व देना। तो ये सभी गुण जो है, ये सभी कौशल जो है एक लीडर के पास, एक अच्छे नेता के पास होना चाहिए। तो सभी का पॉइंट आप याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए कुछ सिद्धांत है आपका, नेतृत्व से संबंधित कुछ सिद्धांत है जिसको फॉलो किया जाता है। पहला है आपका विशिष्टता का सिद्धांत, यानी कि ट्रेट थ्योरी। अब इसमें क्या कहा जाता है, तो देखिए ट्रेट थ्योरी वह दृष्टिकोण है जो यह मानता है कि नेता की सफलता उसके व्यक्तित्व और गुणों पर निर्भर करती है। याद रखिएगा, यह एक दृष्टिकोण है जो यह मानता है कि जो नेता होते हैं, जो लीडर होते हैं, उसकी जो सफलता है वो उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है और उसके गुणों के ऊपर डिपेंड करता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रभावी नेता में कुछ जन्मजात गुण होते हैं जो उन्हें दूसरों से अलग बनाते हैं। यानी कि इस सिद्धांत का कहना यह है कि प्रभावी नेता में कुछ ऐसे जन्मजात गुण होते हैं, यानी कि ऐसे गुण जो जन्म से मिले हैं, जन्म से प्राप्त हुए हैं,
जो उन्हें दूसरों से अलग बनाते हैं। जैसे कि महत्वपूर्ण गुण में आप आत्मविश्वास ले लीजिए, बुद्धिमत्ता ले लीजिए, निर्णय लेने की क्षमता हो गया, संचार कौशल हो गया, नेतृत्व क्षमता हो गया। तो ये सब जो है उसको जन्मजात मिला हुआ होता है, ऐसा कहना है इस सिद्धांत का। ठीक है, एक नेता को जो है वो ये सब गुण अगर जन्मजात मिला होता है तो उसी सिद्धांत को जो है विशिष्टता सिद्धांत कहते हैं, या फिर इस सिद्धांत में ये बातें कही जाती हैं। जैसे कि आपने भी सुना होगा कि कुछ लोग जो है बचपन से ही इस स्वभाव के होते हैं, नेतृत्व स्वभाव के होते हैं, नेता बनने वाले स्वभाव के होते हैं, तो वो चीज़ उनको जन्मजात मिली होती है। तो महत्वपूर्ण गुण आपका ये सब हो गया, याद रखिएगा। यह सिद्धांत मानता है कि नेता जन्म लेते हैं, बनाए नहीं जाते। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये बात कही जाती है कि नेता जो है जन्म लेते हैं, बनाए नहीं जाते। एक बच्चा जो बिना किसी ट्रेनिंग के स्कूलों के खेलों में स्वाभाविक रूप से टीम का नेतृत्व करता है, तो ये उसके जन्म से ही उसको ये मिला हुआ है। ठीक है, एक बच्चा जो बिना किसी ट्रेनिंग के स्कूल के खेलों में स्वाभाविक रूप से टीम का नेतृत्व कर रहा है, लीड कर रहा है, तो ये गुण उसको मिला हुआ है बचपन से, यानी कि जन्मजात गुण है। अगला सिद्धांत है आपका आकस्मिक सिद्धांत। ठीक है, अब इसमें क्या कही जाती है, तो आकस्मिक सिद्धांत में ये बात कही जाती है कि नेतृत्व की जो सफलता है वो परिस्थितियों पर निर्भर करती है, यानी कि सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। एक ही नेतृत्व शैली हर परिस्थिति में सफल नहीं हो सकती। एक ही जो नेतृत्व शैली है वो हर परिस्थिति में सफल नहीं हो सकती। आसान भाषा में अगर समझे तो जैसा माहौल वैसा नेता, यानी कि सिचुएशन के आधार पर डिपेंड करता है। नेता को स्थिति के अनुसार अपना व्यवहार बदलना पड़ता है, जैसा सिचुएशन वैसा नेता। वही बात हो गया कि सिचुएशन अगर बदल रहा है तो नेता भी बदलेगा, उसका जो व्यवहार है वो भी बदलेगा। शांति के समय एक लोकतांत्रिक नेता अच्छा होता है, लेकिन आपातकाल में अधिनायकवादी रवैया जरूरी होता है। तो अब एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो है कंडीशन के अकॉर्डिंग नेता अपना स्वभाव को बदलता है। लोकतांत्रिक नेता अच्छा होता है, शांति के समय ठीक है, मिलजुल के काम कर रहा है, लेकिन जब आपातकाल होता है तो वहाँ पे उसको ऑटोक्रेटिक होना चाहिए, एक तानाशाही टाइप का। कहने का मतलब कि जो वो ऑर्डर करेगा उसका इंस्टेंट पालन होना चाहिए। ओके, तो इस टाइप का स्वभाव होना चाहिए। इस सिद्धांत का कहना यही है। समूह सिद्धांत क्या है, ग्रुप थ्योरी क्या है, तो यह सिद्धांत इस बात पर केंद्रित है कि नेता समूह के साथ कैसा व्यवहार करता है, यानी कि नेता जो है समूह के साथ कैसा व्यवहार करेगा, कैसा बिहेवियर करेगा, वो चीज़। इसमें सामूहिक प्रयासों और आपसी संबंधों पर जोर दिया जाता है। आसान भाषा में यह सिद्धांत नेता के जन्मजात गुणों के बजाय उसके व्यवहार और टीम को साथ लेकर चलने की कला को महत्व देता है। तो देखिए, मैंने हर चीज़ को इतना आसान भाषा में आसान एग्जाम्पल के साथ ही इसको प्रेजेंट किया है यहाँ पे कि आप जो है इसको पढ़ते ही अच्छे से समझ सकते हैं। यह सिद्धांत नेता के जन्मजात गुणों के बजाय उसके व्यवहार यानी कि बिहेवियर और टीम को जो है साथ लेकर चलने की कला को महत्व देता है। इसमें कहा जाता है कि आप जो है अपने बिहेवियर और टीम को साथ में लेकर चलें, अपना जो है यहाँ पे टीम के साथ प्रॉपर काम करें, उनको साथ में लेकर चले, इस बात के ऊपर जोर देता है। एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो रोजाना अपनी टीम के साथ चाय पर चर्चा करता है, करके समस्याओं को सुलझाता है, उनसे बातें करता है, तो ये सिद्धांत यही बात कहती है। आगे है आपका प्रेरक सिद्धांत। तो टोटल आपका 4 सिद्धांत के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो आगे है आपका प्रेरक सिद्धांत यानी कि मोटिवेशनल थ्योरी। अब इसमें क्या कहा जाता है, तो एक अच्छा नेता अनुयायियों की ज़रूरतों को समझकर उन्हें प्रेरित करता है, यानी कि नीड्स के अकॉर्डिंग उनको क्या करेगा, मोटिवेट करेगा। यह मास्लो और हर्ज़बर्ग, ठीक है, हर्ज़बर्ग के प्रेरणा सिद्धांतों का उपयोग करता है। तो यहाँ पे 2 विद्वान हैं, इनके सिद्धांत का उपयोग करता है। इस सिद्धांत को डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, बस नाम याद रखिएगा कि इस सिद्धांत का यहाँ पे फॉलो करता है। यदि आप टीम की आवश्यकताएं पूरी करेंगे तो वे संगठन का लक्ष्य पूरा करेंगे, यानी कि जैसा आपका टीम डिमांड कर रहा है, जैसा उसका रिक्वायरमेंट है, आपको उसको पूरा करना होगा, उस नीड को पूरा करना होगा, फुलफिल करना होगा, तभी वो आगे काम करेंगे, लक्ष्य को पूरा करेंगे। कर्मचारियों को अच्छा काम करने पर बोनस देना चाहिए या फिर प्रमोशन देना चाहिए, तो फिर वो मोटिवेट होंगे, और मोटिवेट होंगे तो फिर वो अच्छे से काम को करेंगे, लक्ष्य को पूरा करेंगे। तो इस तरह से आपका 4 यहाँ पे थ्योरी है, चारों के बारे में आपको यहाँ पे अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है, सिद्धांत के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी सवाल आ चुके हैं। अब देखिए लीडरशिप क्वालिटीज यानी कि नेतृत्व के कुछ गुण होने चाहिए। तो नेतृत्व गुण क्या है, वे गुण जो एक व्यक्ति को प्रभावी नेता बनाता है, ऐसा गुण
जो एक व्यक्ति को जो है प्रभावी नेता बनाता है, अच्छा लीडर बनाता है। तो क्या क्या गुण होना चाहिए? तो कम्युनिकेशन स्किल उसके पास अच्छा होना चाहिए, यानी कि संचार कौशल उसके पास अच्छा होना चाहिए। स्पष्ट और प्रभावी संवाद करना आना चाहिए। टीम को मोटिवेट करना आना चाहिए। इसके अलावा सहानुभूति यानी कि एम्पैथी उसके पास होना चाहिए, ताकि वो दूसरों की भावनाओं को समझ सके। अच्छा लीडर हमेशा केयरिंग होता है, यानी कि अपने जो ग्रुप है, अपना जो समूह है, अपने अनुयायी को सहयोग करता है, उसका केयर करता है। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होना चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता उसके पास होना चाहिए। सही समय पर सही निर्णय लेना, संकट में शांत रहना। कॉन्फिडेंस उनके पास होना चाहिए, यानी कि आत्मविश्वास होना चाहिए। अपने निर्णयों पर भरोसा करना आना चाहिए। दूसरों को इंस्पायर करना चाहिए। तो ये सब जो है वो मुख्य विशेषताएं हैं लीडरशिप का। और क्या है? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी, अपने काम और टीम के जिम्मेदारी लेना। इंटीग्रिटी यानी कि ईमानदारी, सच्चाई और नैतिकता का पालन करना आना चाहिए। मोटिवेशन एबिलिटी उसके पास होना चाहिए, यानी कि दूसरों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। तो ये सभी गुण जो है उसके पास होना चाहिए। टोटल यहाँ पे 7 गुण के बारे में मैंने जिक्र किया। 7 गुण का जो पॉइंट है वो याद रखिएगा, सवाल में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसे गुण हैं जो आपको सवाल में देखने को मिल सकता है। ये सब टर्म जो कि आपका नेगेटिव होता है, ये सब जो है किसी भी नेता का गुण नहीं होता है। कहीं भी आपको तानाशाही देखने को मिलेगा तो तानाशाही नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको नेगेटिव माना जाता है। ठीक है, कोई अगर लीडर अहंकार है, अहंकारी है, इगोस्टिक है, तो वो नेगेटिव होता है। उसको ईगो नहीं करना चाहिए। पक्षपात नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी का पक्ष ज़्यादा ले रहा है, किसी का कम ले रहा है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। पुअर कम्युनिकेशन अगर देखने को मिलेगा, गलत हो जाएगा। इररिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलेगा, गलत हो जाएगा। तो ये सब नेगेटिव वर्ड है। जहाँ भी आपको देखने को मिलेगा तो पता लगा लीजिएगा कि ये सब जो है आपका लीडरशिप का क्वालिटी नहीं है। नेगेटिव बिहेवियर जितना भी है वो सब आपका क्वालिटी लीडरशिप का नहीं होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वाला स्लाइड आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे है आपका क्लासरूम लीडर, यानी कि कक्षा नेता। अब इसी को एजुकेशन से जोड़ा गया है। एजुकेशन से संबंधित भी यहाँ पे कुछ सवाल देखने को मिलते हैं कि क्लास नेता के बारे में पूछा जा सकता है। क्लास में भी क्या होता है कि मॉनिटर बनाया जाता है। ठीक है, ज्ञान के आधार पे, अनुभव के आधार पे जो भी बच्चा, जो स्टूडेंट्स ज़्यादा तेज होता है उसको मॉनिटर बना देते हैं। तो वो भी तो एक तरह से पूरे ग्रुप का नेतृत्व कर रहा है, पूरा क्लास का नेतृत्व कर रहा है। तो उसके बारे में यहाँ पे आपको जानना है। तो देखिए वह शिक्षक या नेता जो छात्रों को गाइड करता है, मोटिवेट करता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन कराता है, तो ये सब जो है एक अच्छा नेता माना जाता है। व्हाट इज ए क्लासरूम लीडर? तो क्लास में देखिए लीडर कौन हो सकता है? तो या तो एक शिक्षक हो सकते हैं लीडर, जो पूरे समूह का नेतृत्व कर रहा है, या फिर आप मॉनिटर को मान लीजिए, क्लास का जो मॉनिटर होता है। तो वही बात कहा गया है कि छात्रों को जो गाइड करता है, जो मोटिवेट करता है, जो वहाँ पे सक्रिय भागीदारी करवाता है। कोई मान लीजिए क्विज हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, तो टीचर का कर्तव्य है कि उसको उसमें पार्टिसिपेट करवाए। ठीक है, तो ये सब उनका गुण होना चाहिए। इसके अलावा कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। तो मोटिवेट देना आना चाहिए, छात्रों को सीखने के लिए हमेशा उत्साहित करना चाहिए, पार्टिसिपेशन बढ़ाना यानी कि सक्रिय भागीदारी को बढ़ाना, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच अपनाना चाहिए, छात्रों को सेंटर में रखना, उनकी ज़रूरतों को समझना। इसके अलावा सक्रिय भागीदारी हो गया, डिस्कशन, एक्टिविटीज़, ग्रुप वर्क वगैरह में जो वो शामिल करना चाहिए। तो एक टीचर का कर्तव्य है। स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट फॉर स्टूडेंट्स, यानी कि छात्रों की राय को महत्व देना, उसका रिस्पेक्ट करना। कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पे भी सही आपका होना चाहिए। डेमोक्रेटिक बिहेवियर होना चाहिए, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवहार होना चाहिए। सभी को जो है यहाँ पे बराबर अवसर देना चाहिए। तो ये आपका जो है गुड क्लासरूम लीडर का मुख्य विशेषताएं हैं। ठीक है, अच्छे क्लासरूम नेता का जो है मुख्य विशेषताएं हैं। अब यहाँ पे भी कुछ नेगेटिव टर्म आपको देखने को मिल सकता है कि क्या नहीं करना चाहिए एक क्लास के नेता को। तो एग्जाम में यही वाला ट्रैप देता है। कहने का मतलब ये है कि यही सब पॉइंट आपको कंफ्यूज करेगा, यही सब पॉइंट आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा जो जिससे आप कंफ्यूज होंगे। तो देखिए पहला चीज़ है कि बहुत कठोर नियम। तो बहुत कठोर नियम जहाँ भी आएगा वो नेगेटिव है। एक नेता को जो है कठोर नियम नहीं लागू करना चाहिए। अकेले में काम करने के लिए नहीं प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी कि मिलजुल के काम करने वाली बात कही जानी चाहिए। तो जहाँ कहीं भी आइसोलेशन का बात होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। किसी का राय को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। डिक्टेटरशिप जहाँ भी देखें नेगेटिव कर देना, यानी कि तानाशाही रवैया आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं लीडरशिप स्किल, यानी कि नेतृत्व कौशल क्या है। तो देखिए वह कौशल जो व्यक्ति को दूसरों को गाइड करने, निर्णय लेने और टीम को लीड करने में सक्षम बनाते हैं, यानी कि ऐसा कौशल जिसके माध्यम से
कोई व्यक्ति जो अपने टीम को यहाँ पे लीड कर रहा है, डिसीजन ले रहा है, गाइड कर रहा है, तो वो आपका जो है लीडरशिप स्किल्स हो जाएगा। नेतृत्व कौशल कैसे विकसित किया जा सकता है? तो पहला चीज़ ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। स्टूडेंट्स अपनी बात रखते हैं, दूसरों की सुनना सीखते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि कम्युनिकेशन प्लस कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ता है। दूसरा, प्रोजेक्ट वर्क के माध्यम से यहाँ पे लीडरशिप स्किल डेवलप हो सकता है, जैसे कि टीम वर्क से सीखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, लीडरशिप रोल निभाते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट काम आप दे देते हैं बच्चों को, तो वहाँ पे इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे बच्चे टीम वर्क सीख रहे हैं, सब कोई अपना अपना काम जो है वो बांट लेते हैं कि हम ये काम करेंगे, हम ये काम करेंगे। एक कोई मुख्य लड़का होता है जो सबको यहाँ पे क्या करेगा, मतलब कि सबको यहाँ पे कंट्रोल करेगा या फिर सबको यहाँ पे ऑर्डर देगा, तो यहाँ पे लीडरशिप रोल निभाते हैं। इसके अलावा कोऑपरेटिव लर्निंग आपका हो गया, मिलकर काम करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, इससे भी आपका लीडरशिप का जो कौशल है वो डेवलप होता है। रोल प्ले करना, एक्टिविटीज़ करना, तो रियल लाइफ सिचुएशन का अनुभव, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होता है ये सब से। तो ये सब जो है वो नेतृत्व कौशल विकसित करने के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। यहाँ पे भी कुछ नेगेटिव टर्म आपको पता होना चाहिए, जैसे कि वे कारक जो नेतृत्व विकसित नहीं करते, वैसा फैक्टर जो यहाँ पे लीडरशिप स्किल्स को जब डेवलप नहीं करता, जैसे कि रटकर याद करना। तो हमने अक्सर आपको बोला है कि रटकर याद करना, कोई चीज़ को अगर आप रट के याद कर रहे हैं या रट के याद करवाना, तो ये सब आपका जो है नेगेटिव वर्ड है। रटकर सीखना, रटकर याद करना, ओनली इंडिविजुअल असाइनमेंट्स यानी केवल व्यक्तिगत कार्य देना, तो ये सब टर्म जहाँ भी देखने को मिलेगा वो नेगेटिव आप लोग कर दीजिएगा, क्योंकि ये सब से जो है वो नेतृत्व कौशल विकास नहीं होता, क्योंकि इनमें इंट्रैक्शन नहीं होता, टीम वर्क नहीं होता। तो जहाँ भी टीम वर्क नहीं होगा वो उससे क्या होगा कि नेतृत्व कौशल विकसित नहीं होगा। तो यहाँ पे तो मैंने बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है, ठीक है। बाकी एग्जाम में हो सकता है इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट आपको देखने को मिल जाए। तो बस आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना है, जहाँ भी इंट्रैक्शन नहीं होगा, जहाँ भी टीम वर्क नहीं होगा, उससे आपका जो है नेतृत्व कौशल विकसित नहीं होगा। तो ये चीज़ बस आप पकड़ के चलिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्विक समरी देख लेते हैं जितना भी चीज़ें मैंने आपको बताया। तो देखिए, नेतृत्व किसको कहेंगे? समूह को लक्ष्य तक ले जाने की जो कला होती है, आर्ट होता है, उसको कहते हैं शैली। तो 4 टाइप की शैली के बारे में बताया है मैंने आपको। निरंकुश हो गया, परामर्श हो गया, लोकतांत्रिक हो गया, स्वच्छंद हो गया, ठीक है, जहाँ पे आपका टोटल फ्रीडम दिया जाता है। सिद्धांत में 4 सिद्धांत के बारे में बात किया, विशिष्टता सिद्धांत हो गया, आकस्मिक हो गया, समूह हो गया, प्रेरक हो गया। तो इतना आपको पता होना चाहिए, ओके। अब यहाँ पे कुछ ट्रिक्स के बारे में बात किया जाए, तो ट्रिक्स आप देख लीजिए ताकि आपको याद करने में थोड़ा सा आसानी हो। जैसे कि नेतृत्व की 4 शैलियाँ, तो ACDL करके याद रख सकते हैं, और इसका निमोनिक्स ये है कि ऑल चिल्ड्रंस डू लर्न, ऐसे याद हो जाएगा। पहला अगर आप अल्फ़ाबेट पकड़ लेते हैं तो आप जो आसानी से कर पाएंगे, ऑटोक्रेटिक, कंसल्टेटिव, डेमोक्रेटिक, लेसेज फेयर, ठीक है। इसके अलावा आपका है नेतृत्व के 4 सिद्धांत, TGCM करके द ग्रेट कैप्टन मोटिवेट्स, ट्रेड, ग्रुप, कंटेंजेंसी, मोटिवेशनल। तो ये 4 आपका यहाँ पे है, 4 सिद्धांत, ठीक है। नेता जन्म लेते हैं, बनाए नहीं जाते, या किस सिद्धांत का हिस्सा है? इस टाइप का सवाल भी आपको देखने को मिल सकता है कि नेता जन्म लेते हैं, बनाए नहीं जाते। तो ये ट्रेड थ्योरी का। आपातकाल या सेना में कौन सी नेतृत्व शैली सबसे अच्छी मानी जाती है? तो जब आपातकाल वाला केस आता है या सेना वाला केस में, तो अधिनायकवादी या नेतृत्ववादी, ठीक है, अधिनायकवादी नेतृत्व, ठीक है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था आपका आज के क्लास का जो भी इम्पोर्टेंट थ्योरी था, उसके बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। उम्मीद करते हैं कि जो भी जानकारी आपको दिया गया होगा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी पिछले वर्षों में सवाल पूछे गए हैं उसको सॉल्व करते हैं, और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को भी देखते हैं, ठीक है, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के सवाल यहाँ से बनते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है, ओके। तो चलिए अब सवालों को करते हैं। देखिए, पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी नेतृत्व के लिए आवश्यक नेतृत्व कौशल नहीं है? कौन सा आवश्यक नेतृत्व कौशल नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए, नज़रिया, तो विजन होना चाहिए, मैंने आपको बताया था। सशक्तिकरण होना चाहिए, अंतर्ज्ञान आपका होना चाहिए। धमकी आप किस बात का देंगे? धमकी वाला ये कोई कौशल नहीं है, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। आपको धमकाना तो नहीं है किसी को, वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। एक प्रभावी नेता किन मूल्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता? तो व्यक्तियों का विश्वास और सम्मान, खुलापन, टीम वर्क, विघटन। तो देखिए, एक प्रभावी नेता किन मूल्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता? तो विघटन पे, डिसइंटीग्रेशन पे। देखिए, ग्रुप यहाँ पे टीम वर्क के बारे में बात किया जा रहा है, तो ट्रस्ट तो करना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा, टीम वर्क ठीक है, खुलापन होना चाहिए।
अलग करने की बात नहीं होना चाहिए। विघटन का मतलब क्या होता है? समूह में जितने भी मेंबर्स है, सदस्य, उसको अलग करने का बात करना, विघटन करना, तो ये आपका हो जाएगा। इसके ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व की निरंकुश शैली है? ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। तो ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप, तो इसको क्या किस नाम से जाना जा रहा था? डायरेक्टिंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टिंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप इसी को कहते थे। निम्नलिखित में से किस नेतृत्व शैली में कैडबल के पास बहुत कम इनपुट या फीडबैक होता है? यानी कि कैडबल यानी कि जो आपका वर्क फोर्स होता है उसके पास बहुत कम इनपुट होता है और फीडबैक होता है, यानी कि उसको यहाँ पे जो है काम करने नहीं दिया जाएगा या फिर ऊपर से जो ऑर्डर आएगा उसको फॉलो करना होगा। तो किस नेतृत्व शैली में? तो निर्देशन में, डायरेक्टिंग स्टाइल में, परामर्श। तो परामर्श में तो आपका परामर्श लिया जाता है ना, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। सहभागी में वही सहभागी साथ लिया जाता है। प्रतिनिधि, डेलीगेटिंग में तो पूरा काम आपको वर्क फोर्स को ही दे दिया जाता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसमें तो सारा काम आपका वर्क फोर्स को ही पूरा दे दिया जाता है। इसमें आपका मिनिमम जो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है आपका होता है किसका? मिनिमम इन्वॉल्वमेंट होता है आपका लीडर का। ठीक है, तो आपका ये गलत है, ये भी गलत है, बी भी गलत है, ये आपका सही है। इसमें क्या होगा? तानाशाही टाइप का, यानी कि सारा काम राजा खुद करेगा। ठीक है, राजा खुद करेगा, नेता खुद करेगा, और जो वर्क फोर्स होता है उसका इनपुट जो बहुत कम होता है। ठीक है। नेतृत्व की परामर्शात्मक शैली में डैश अंतिम निर्णय निर्माता होता है, यानी कि जो आपका कंसल्टेटिव स्टाइल है इसमें आपका जो है फाइनल जो डिसीजन मेकर है वो कौन होता है? लीडर होता है। कंसल्ट लेगा सबसे, यहाँ पे सजेशन सबसे लेता है, लेकिन फाइनल जो डिसीजन है वो लीडर खुद करता है, नेता खुद करता है। 24 में पूछा गया सवाल है। देखिए जो भी सवाल है वो आपको 24 में पूछा गया सवाल है, ये भी आपका 24 में पूछा गया सवाल है और सेम टाइप का है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के नेतृत्व शैली में व्यक्ति या टीम को नेता के न्यूनतम इनपुट के साथ कार्य पूरा करने की जिम्मेदारी और अधिकार दिया जाता है? अब यहाँ पे क्या पूछा कि नेता के न्यूनतम इनपुट, यानी कि जो लीडर होता है उसका इन्वॉल्वमेंट जो है वो न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है। तो कौन सा शैली में था न्यूनतम? सबसे लास्ट वाला, जहाँ पे अनुयायी जो थे उनको पूरा स्वतंत्रता था, पूरा फ्रीडम था। तो ये आपका कहाँ पे हो जाएगा? डेलीगेटिंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, डेलीगेटिंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप में। नेतृत्व के अध्ययन के दृष्टिकोण है जो नेता के व्यक्तित्व पर जोर देते हैं। 2023 का सवाल है। तो व्यक्तित्व के ऊपर कौन सा सिद्धांत जोर देता है? तो आपका आकस्मिक हो गया, समूह हो गया, विशिष्टता हो गया, प्रेरक हो गया। तो ट्रेड थ्योरीज, ठीक है, विशिष्टता सिद्धांत, ये बात इसी के अंतर्गत कही जाती है। 25 में पूछा गया सवाल है, निम्नलिखित में से कौन छात्रों में नेतृत्व कौशल विकसित करने में मदद करता है? तो कौन कौन सा काम जो है यहाँ पे नेतृत्व कौशल विकसित करने में मदद कर सकता है? तो याद करने का कार्य, देखिए रटने का कार्य, ये सब आपका गलत है, मैंने आपको बताया था। केवल व्यक्तिगत असाइनमेंट, ये सब गलत है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, समूह चर्चा और प्रोजेक्ट कार्य। ओके, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व की विशेषता नहीं है? तो देखिए नेतृत्व की विशेषता में मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, एम्पैथी या सिंपैथी होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होना चाहिए, तानाशाही नहीं होना चाहिए, ये आपका नेगेटिव माना जाता है। अगला सवाल, कक्षा में एक नेता वह होता है जो बिना किसी अपवाद के नियमों को सख्ती से लागू करता है, छात्रों को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करता है, अकेले काम करता है, छात्रों की राय को नज़रअंदाज करता है। तो गुड लीडर यानी कि अच्छा नेता कौन होगा? जो छात्रों को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए मोटिवेट करेगा। ठीक है, ये आपका जो है इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा, ये एक अच्छा लीडर का गुण है। बाकी ये सब आपका नेगेटिव है। आगे देखिए, नेतृत्व की कौन सी शैली में नेता स्वयं सभी निर्णय लेता है और अधीनस्थों को आदेश देता है? तो वो आपका ऑटोक्रेटिक में होता है, नेता स्वयं सब कुछ डिसाइड करेगा, तो ये आपका ऑटोक्रेटिक में है। नेता अपने अनुयायियों को पूर्ण स्वतंत्रता देता है, यह किस नेतृत्व शैली की विशेषता है? तो पूर्ण स्वतंत्रता किस में दिया जाता है? स्वच्छंद शैली में, लेसेज फेयर में। चलिए आगे देखते हैं, कौन सी नेतृत्व शैली में सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं? सामूहिक निर्णय, तो सामूहिक निर्णय किस में लिया जाएगा? ऑटोक्रेटिक तो आपका तानाशाही टाइप का हो गया, ये आपका गलत हो जाएगा। ये सहभागी आपका करेक्ट हो जाएगा, इसमें आपका सामूहिक निर्णय लिया जाता है। ठीक है, बाकी डेलीगेटिव में तो आपका सारा चीज़ किसको दे दिया जाएगा? जो वर्क फोर्स है उसको दे दिया जाएगा। ठीक है, टीम को। चलिए,
कौन सी शैली रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देती है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन को कौन सा शैली यहाँ पे बढ़ावा देती है? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको बताया है और इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये आपका होमवर्क का सवाल है। और ये आपका लास्ट सवाल है, नेतृत्व का अर्थ क्या है? समूह का मार्गदर्शन करना, आदेश देना, नियंत्रण करना, कार्य सौंपना। इसका भी जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। 2 सवाल मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, कमेंट में आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। तो अब इतना पढ़ने के बाद आपको पता चल गया होगा कि ये जो टॉपिक है वो आपका कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल यहाँ से देखने को मिलता है। अगर आप किसी किताब से इस टॉपिक को देखेंगे तो उस किताब में जो है इतना एक्स्ट्रा चीज़ें भर के दे रखी है जिसका नाता आपके एग्जाम से बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि अरिहंत पब्लिकेशन का आप किताब ले लीजिए या फिर शिवांगन पब्लिकेशन का किताब ले लीजिए, उसमें इतना एक्स्ट्रा चीज़ दे रखा है इस टॉपिक से रिलेटेड जिसका आपके एग्जाम से कोई भी रिश्ता नाता नहीं है, ना वहाँ से कभी सवाल पूछा गया है, ना पूछा जा सकता है। तो इसी कारण से आपको जो है यही नोट्स बार बार रिवीजन करना है, 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा और जितना भी क्लास कराया जा रहा है उसको अच्छे से करते जाइएगा। आपका जो है एग्ज़ाम में बेहतरीन मार्क्स आएगा, अच्छे मार्क्स से आप आराम से पास हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जितनी भी जानकारी आपको दी गई है वो सभी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। कमेंट में ये सब का आंसर बताइएगा जो आपको होमवर्क के लिए दिया गया है, और क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट आपका है, कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप लोग चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, आपका पूरा जो है प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से आप सभी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी जो भी स्टूडेंट्स अपना झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी के लिए प्राइवेट ग्रुप के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे बेहतरीन तैयारी कराई जाती है, डेली टेस्ट होता है, डेली प्रैक्टिस होता है और नोट्स वगैरह वहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, RKM_official, ठीक है, ऑफिशियल, ये टेलीग्राम का यूजर नेम है और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा। वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके आप जो है आईडी पे पहुँच जाइएगा, वहाँ से आपको मैसेज करना है, आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा, ठीक है, कि कैसे आपको ग्रुप में ज्वाइन करना है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।